नमस्ते। कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं आज फिर एक जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है मेन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है उसको। और ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 11th क्वेश्चन 2023 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have just been appointed as Additional Director General of Central Public Work Department. The Chief Architect of your division, who is to retire in 6 months, is passionately working on a very important project, the successful completion of which would earn him a lasting reputation for the rest of the life. ये important line है. A new lady architect, Seema, trained at Manchester School of Architecture, UK, joined as senior architect in your division. Okay, एक सीमा नाम की न्यू आर्किटेक्ट है जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है. During the briefing about the project, Seema made some suggestion which would not only add value to the project but would also reduce completion time. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है. क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उसमें वैल्यू भी ऐड कर रहा है प्लस जो टाइम कंप्लीशन है वो कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा. This has made the chief architect insecure and he is constantly worried that all the credit will go to her. Subsequently, he adopted a passive and aggressive behavior towards her and has become disrespectful to her. She felt it embarrassing as chief architect left no chance of humiliating her. He would very often correct her in front of the other colleagues and raise his voice while speaking to her. अब ये जो लाइन है इसे क्या शो करती है? शो करती है सर जो चीफ आर्किटेक्ट है ना उसमें लीडरशिप क्वालिटी लैक करता है, क्योंकि वो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा कि कोई उसका जूनियर कोई अच्छा सजेशन दे दिया है और वो उसको अडॉप्ट करे और क्रेडिट कहीं वो ना ले जाए. तो क्लियरली शो करता है कि इस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी तो है नहीं. ओके, नेक्स्ट. The continuous harassment has resulted in her losing confidence and self-esteem. She felt perpetually tensed and anxious and stressed. अब ये क्या शो कर रहा है? ये साथ ही साथ एक और चीज शो कर रहा है, पुअर वर्क कल्चर या आप टॉक्सिक कह सकते हो. तो वो वर्क एथिक से भी हम रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट. She appeared to be in awe of him since he has had a long tenure in office and has vast experience in the area of her work. अब ये जो सीमा है इनको रिस्पेक्ट करती है क्योंकि इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और काफी टाइम से ये काम कर रहे हैं. सिर्फ इस रीजन से इनको ये जो सीमा है काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है. You are aware of her outstanding academic credential and career record in her previous organization. However, you fear that this harassment may result in compromising her much needed contribution in this important project and may adversely impact her emotional well-being. अब यहाँ पे आपको खुद लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हैरासमेंट ये ह्यूमिलिएशन फेस कर रही है और जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था इस प्रोजेक्ट में जो ये दे रही हैं उसको वो नहीं मिलेगा, प्लस साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनकी इमोशनल वेलबींग पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लियरली मेंशन्ड है. Next, you have also come to know from her peers that she is contemplating tendering her resignation. ये भी important line है. क्यों? क्योंकि सर कहीं ना कहीं इतनी ह्यूमिलिएशन फेस करने के बाद वो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रही है और कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है क्योंकि वो काफी टैलेंटेड है और उन्होंने ये प्रूव किया है. कोई जो सजेशन दिया है वो हमें क्लियर कट शो कर रहा है कि भाई वो प्रोजेक्ट में वैल्यू भी ऐड कर रहा है प्लस साथ ही साथ टाइम भी रिड्यूस कर रहा है. What are the ethical issues involved in this case? अब आप यूपीएससी के अगर पैटर्न को देखो ना ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वो ये क्वेश्चन पूछते व्हाट आर द एथिकल इशू, व्हाट आर द एथिकल डिलेमा. ओके, तो बी रेडी फॉर इट. और जब मैंने क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा था ना वहां पे मैं यही चीजें नोटिस करवा रहा था आपको. अब जो सबसे जो विजिबल है जो क्लियरली हम देख सकते हैं उसमें सबसे पहला है लीडरशिप. अब चीफ आर्किटेक्ट को पता है कि उसने देखा भाई कोई अच्छा सजेशन आया है जो वैल्यू भी ऐड कर रहा है और टाइम भी रिड्यूस कर रहा है, लेकिन बस उसको एक ही डर है कि मेरा क्रेडिट ना चला जाए और क्रेडिट इसको मिल जाए. तो ये क्लियरली शो करता है इस बंदे में लीडरशिप क्वालिटी है नहीं, क्योंकि जो लीडर होगा ट्रू लीडर वो इनकॉर्पोरेट करेगा और अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलेगा. और जब सक्सेस होती है ना तो जो क्रेडिट है ना वो सभी को देता है, अकेला नहीं रखता, सभी को देता है. और इन केस फेलियर है तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है. ये लीडरशिप क्वालिटीज होती है जो क्लियरली इसमें नहीं. तो यहाँ पे एक एथिकल इशू तो लीडरशिप हो गया. दूसरा, प्रेफर्ड पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट. क्लियरली मेंशन लिखा है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट से मैटर करता है. ठीक है, तो जो उसके लिए वो अपनी रेपुटेशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो जो ये प्रोजेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट क्योंकि जो सीमा ने सजेशन दिया ना वो अच्छा दिया, जो उसमें वैल्यू भी ऐड कर रहा है, उसको टाइम भी रिड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको उससे मतलब नहीं है. उसको मतलब है कि जो क्रेडिट है मुझे मिलना चाहिए जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन इनएक्ट रहे. तो कहीं ना कहीं इस बंदे ने जो चीफ आर्किटेक्ट है उसने अपना पर्सनल इंटरेस्ट ऊपर रखा और पब्लिक इंटरेस्ट को साइड पे कर दिया है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरा एथिकल इशू है पब्लिक इंटरेस्ट. नेक्स्ट, एब्यूज ऑफ पावर. एब्यूज ऑफ पावर क्यों कह रहा हूं मैं सर? एब्यूज ऑफ पावर आप अगर हायरार्की चेक करो, चीफ आर्किटेक्ट टॉप पे है. अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि सीमा ने अच्छा सजेशन दिया, उसे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मेरी ये क्रेडिट ले जाएगी, तो उसको ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया. कैसे शुरू कर दिया? क्योंकि वो पोजीशन में ऊपर है.
आपने देखा होगा ना, बॉस अपने जूनियर को डांटता है, वो क्यों डांटता है? कली जो अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखेंगे नहीं डांट पाता, इसलिए क्योंकि वो बॉस है इसलिए डांट रहा है, और कहीं ना कहीं वो अपनी पावर का, अपनी जो पोजीशन उसका मिस यूज कर रहा है। दिस इज एब्यूज ऑफ पावर। पोटेंशियल मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मैं एथिकल इशू क्यों मान रहा हूँ, आप गूगल करना एक चीज, तो वहां आप ये देखोगे कि भाई इंडिया में जो प्रोजेक्ट डिले हैं उसकी वजह से कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो जाती है। ओके, ये आपको मिल जाएगा। अब मैं ऑपोजिट कर रहा हूँ, अगर टाइम रिड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ पैसे भी तो बचेंगे। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि अगर सीमा का सजेशन अडोप्ट किया जाए, कहीं ना कहीं हम कुछ पैसे बचा सकते हैं, प्लस टाइम बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं पोटेंशियल मिस एलोकेशन रिसोर्सेज भी मैंने एक एथिकल इशू कंसीडर किया। नेक्स्ट इज इमोशनल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय वर्क कल्चर। जिस हिसाब से चीफ आर्किटेक्ट उसको कोई मौका नहीं छोड़ रहा ह्यूमिलेट करने का, ऊंची आवाज में बात करता है, उसको निगेट करता है उसके व्यूज पॉइंट को, और ये लेटर मेंशन भी है कि कहीं ना कहीं सीमा के इमोशनल वेलबींग पे फर्क पड़ रहा है, उसको स्ट्रेस है, ये सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एक एथिकल इशू है कि किस टाइप का वर्क कल्चर, वर्क एथिक शो हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज पोटेंशियल लॉस ऑफ टैलेंट। ये लास्ट लाइन में मेंशन है कि जो सीमा है कंसीडर करिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ये भी चीज कि भाई जो सीमा है बहुत क्वालिफाइड है, यूके से पढ़ के आई है, और उसका सजेशन जो है वो काफी क्रेडिबल है। अब क्योंकि इस ट्रीटमेंट की वजह से, चीफ आर्किटेक्ट की ट्रीटमेंट की वजह से अगर वो ये कंसीडर कर रही है तो कहीं ना कहीं लॉस ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो यहाँ पे भी एक एथिकल इशू है। लास्ट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है, शायद आपको ये कहीं मिलेगा भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन मेरे हिसाब से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रीजन इज जो चीफ आर्किटेक्चर है ना, वो जेलस है उसके टैलेंट के लिए, ना कि इसलिए उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि वो फीमेल है। यहाँ पे मेरा ये पर्सनल व्यू है, इसलिए मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं लिखूंगा। मैं तो नहीं लिखूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, शायद आपको नहीं ये जेंडर स्पेसिफिक, यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन है नहीं, तो मैं इस चीज को कंसीडर नहीं कर रहा। क्योंकि अगर कोई मेल भी होता ना इसकी जगह, कोई और मेल पर्सन होता और वही सेम सजेशन देता, तो भी शायद उसको वो ऐसे ही ट्रीट करता, क्योंकि उसके लिए, चीफ आर्किटेक्चर के लिए, उसकी रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What are the options available to you in order to complete the project as well as retain सीमा in the organization? अब दो कंडीशन लगाई हैं कि आप प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना और साथ साथ सीमा को रिटेन करना है। इस केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? ओके, तो मैं यहाँ, अब एक और चीज है, क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, प्लस इसमें ऑलरेडी 3 क्वेश्चन पूछे हैं, एथिकल इशू बी क्वेश्चन और एक सी पार्ट भी है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे 3 ही ऑप्शन लिखूंगा, इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा, बना मैं 4-5 भी सकता हूँ, लेकिन सर आपको कंप्लीट भी करना है अपना ना पेपर, तो ऐसा ना हो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन के लिए आप कहीं पूरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन लूज कर दो। तो 3 ऑप्शन मोर देन सफिशिएंट है, साथ में साथ हम इसकी मेरिट डिमेरिट लिखेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन, वर्क एज ए मीडिएटर between chief architect and Seema. Okay, will ask chief architect to restrain harassing Seema and accommodating her ideas. पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा, supporting Seema and lodge a formal complaint. सीमा से बात करो कि हम ऐसे ऐसे चीफ आर्किटेक्ट हमें आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है, क्यों ना हम एक फॉर्मल कंप्लेंट जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें वो लॉन्च करें इनके अगेंस्ट। ओके, या रिपोर्ट करें हायर अथॉरिटी को, आप ये भी कह सकते हो। एंड लास्ट, प्रोवाइडिंग डिफरेंट असाइनमेंट टू सीमा एज जस्ट आफ्टर 6 मंथ चीफ आर्किटेक्ट वुड रिटायर। अब क्योंकि सीमा टैलेंटेड है, उसको भी रिटेन करना है, तो आप क्या करो, सीमा को असाइनमेंट ही कोई और दे दो, और 6 महीने बाद क्योंकि चीफ आर्किटेक्ट है वो रिटायर हो ही जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं सीमा को भी रिटेन कर लेंगे और काम भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने 3 ऑप्शन बनाए हैं। ओके, अब इनकी मेरिट और डीमेरिट को वन बाय वन देखते हैं। वर्क एज मेडिएटर, अगर आप एज ए मेडिएटर काम करते हो चीफ आर्किटेक्ट और सीमा के बीच में, तो उसकी क्या क्या मेरिट होंगी। पहली चीज कि भाई जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में रिजोल्व हो जाएगा, जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा बिफोर डेडलाइन, और जो वैल्यू एडिशन थी वो भी हो जाएगी। रिजोल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट कैन इंप्रूव मोरल एंड टीम डायनेमिक्स, क्योंकि जब अगर ये सॉल्यूशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो सीम है वो भी मोटिवेटेड फील करेगा, जो एनवायरमेंट है पूरी टीम का वो भी बेटर होगा। ओके, अब बात करते हैं डीमेरिट की। पहली डीमेरिट, सर कोई गारंटी नहीं है चीफ आर्किटेक्टर इस चीज को एग्री करेगा कि इस मेडिएशन के, भाई जो अगर आप जा रहे हो और कह रहे हो सर जो इशू है उसको रिजोल्व कर लेते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, जब आप ये चीज कर रहे हो, ऐसा हो सकता है चीफ आर्किटेक्ट के साथ आपके भी रिलेशन खराब हो जाए, वो कहेगा भाई तुम कौन हो, क्यों बीच में आ रहे हो, पॉसिबिलिटी की बात है, तो ये डीमेरिट है यहाँ पे। सपोर्टिंग सीमा एंड लॉज अ फॉर्मल कंप्लेंट टू दी हायर अथॉरिटी, इसके मेरिट क्या होंगे। होल्ड द चीफ आर्किटेक्ट अकाउंटेबल, क्योंकि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, चीफ आर्किटेक्ट हरास कर रहा है, सभी के सामने कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पहली तो चीज ये।
सेकंड, प्रमोट सीमा एंड अदर एम्प्लॉय एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। जब सीमा को देखेगा भाई मेरे कलीग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे अच्छे काम के लिए, तो कहीं ना कहीं जो बाकी एम्प्लॉय है वो भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उनकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगी और कहीं ना कहीं फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट का कल्चर क्रिएट होगा। ये मेरिट है। डीमेरिट क्या है? अब आपको पता है ये जो फॉर्मल कंप्लेंट वाला सिस्टम है, कमेटी बैठेगी, ये होगा वो होगा, टाइम कंज्यूमिंग ब्यूरोक्रेटिक है, कोई गारंटी नहीं है कोई आउटकम निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि इस केस में चीफ आर्किटेक्चर को भी सुना जाएगा और वो शायद रिफ्यूज कर दे, या फिर अगर जो बाकी इसके सपोर्ट में आ रहे हैं उनकी गवाही होगी, सब कुछ होगा, काफी लंबा प्रोसीजर है और गारंटी नहीं आउटकम आए या ना आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है उनको चीफ आर्किटेक्ट होगा भाई आप प्लीज अपना बिहेवियर ठीक करो और कंटिन्यू करो, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। एंड लास्ट, might delay the project and definitely strain the relationship between chief architect and you and सीमा। अब साफ सी बात है जब आपके बॉस को पता चल रहा है मेरी कंप्लेंट की गई ऊपर, तो डेफिनेटली जो रिलेशनशिप वो आपके तो खराब होंगे ही होंगे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं डीमेरिट है। प्रोवाइडिंग डिफरेंट असाइनमेंट टू सीमा एज जस्ट आफ्टर 6 मंथ चीफ आर्किटेक्ट वुड रिटायर। क्या क्या मेरिट है? मिनिमाइज द डायरेक्ट कंफ्लिक्ट, क्योंकि दोनों को अलग अलग भेज दिया है, अब चीफ आर्किटेक्ट अपना काम भी कंप्लीट कर लेगा और सीमा भी रिटेन हो जाएगी। यूटिलाइज एक्सपर्टीज इफेक्टिवली, सेम ही चीज बोल दी मैंने। लेकिन डीमेरिट देखिए इसमें क्या है। डीमेरिट सबसे पहले, ट्रांसफिक सीमा may be seen as avoiding the problem rather than addressing it directly, potentially perpetuating a culture of harassment. It would be demotivating and resentment. सीमा की कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी उसको दूसरी असाइनमेंट दे दी गई है। रादर देन होना क्या चाहिए था, किसकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जानी चाहिए थी, चीफ आर्किटेक्ट की, वो हुआ नहीं। तब सीमा कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील करेगी और जो बाकी एम्प्लॉय जो देख रहे हैं वो भी एब्सटेन करेंगे इस टाइम कि भाई यार कोई फायदा नहीं है सजेशन देने का या कुछ हार्ड डेडिकेशन से काम करने का। क्यों हो क्या रहा है? क्योंकि आपको बॉस ने डांट दी है, उसके बावजूद भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, बॉस को ही मिल रही है और आपको साइड लाइन कर दिया गया है। ओके, और एक ये रॉन्ग प्रेसिडेंट शो करेगा इन फ्यूचर। जो आसपास जो फीमेल इंप्लॉय है ना, स्पेसिफिकली उनके लिए सेंड द रॉन्ग सिग्नल टू अदर मेंबर आल्सो, स्पेसिफिकली इंप्लॉय वुमेन इंप्लॉय। अभी कहीं ना कहीं वुमेन इंप्लॉय देखेंगे भाई कोई फायदा नहीं है। सब ऑप्टिमल प्रोजेक्ट आउटकम डेफिनेटली, क्योंकि जो सीमा का सजेशन है वो तो एडमिट किया नहीं गया, उसमें जो वैल्यू एडिशन थी और टाइम कंप्लीशन से टाइम से पहले वो हो जाना चाहिए था वो लिया नहीं गया, तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट की आउटकम है वो सब ऑप्टिमल होगी। What would be your response to Seema's predicament and what measure would you suggest you institute to prevent such occurrence from the happening in your organization? Okay, पहले बात करते हैं रिस्पॉन्स की। आपके सामने सर कुछ गलत हो रहा है तो डेफिनेटली आपको एम्पैथेटिक कंपैशनेट होना चाहिए सीमा की जो प्रॉब्लम है उसको लेके, प्लस उनको मोटिवेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए उनके कॉज के लिए। तीसरी चीज, आपको जो चीफ आर्किटेक्ट है उनसे बात करनी चाहिए, डेफिनेटली बात करनी चाहिए, या एज अ थर्ड पर्सन किसी और को भेजो कि सर ऐसे ऐसे सिचुएशन है और आप गलत कर रहे हो। इन केस वो तब भी नहीं रुकते, फिर आपको एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा नहीं है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगे, यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन में पूछा भाई आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। मेरा रिस्पॉन्स ये होगा, आई शुड बी एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स सीमास, जो भी सीमा की प्रॉब्लम है, प्लस उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के मत जाओ, हम आपके साथ हैं। ओके, ये हुआ पहला। सेकंड, व्हाट मेजर वुड यू इंस्टीट्यूट टू प्रिवेंट सच अकरेंस फ्रॉम हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर? हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले है एक कोड ऑफ कंडक्ट रिव्यू होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट रिव्यू जो सभी के लिए होता है, भाई आपको कैसे काम करना चाहिए, स्पेसिफिकली जो टॉप लेवल पे है, क्योंकि जब आप अथॉरिटी में आते हो ना और जो आपके जूनियर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ना पावर सेंट्रिक हो जाते हो आप, आपको लगता है मैं बॉस हूँ, मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, एक ओबीडियंस वाला फैक्टर आ जाता है कि भाई जो बॉस ने बोला वो करो और मैं ही सही हूँ। तो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट रिव्यू में ये चीज मेंशन होनी चाहिए, जो बॉस है या जो टॉप लेवल पे हायरार्की पे उसको कैसे काम करना चाहिए स्पेसिफिकली उसके लिए। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ऑफ ऑल मेंबर्स, इसमें सीमा भी आ जाती है और बॉस भी आ जाता है, सभी लोगों को मिला के होनी चाहिए ट्रेनिंग ना। रीजन इज कि भाई आपको पता होना चाहिए कलीग के साथ कैसे काम करना है, जो आपसे बराबर में है, टॉप पे है और जो नीचे है, सभी के लिए होनी चाहिए कि भाई आपको किस, जैसे इसमें केस स्टडी में स्पेसिफिकली मेंशन है कि भाई कैसे बॉस जो है चीफ आर्किटेक्ट है कैसे हरास करता है, कैसे ऊंची आवाज में बात करता है सीमा के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में सारी चीजें बताई जानी चाहिए, भाई आपको अपने जूनियर को या अपने कलीग को कैसे ट्रीट करना है, रिस्पेक्टफुल वे में, एक कर्टसी शो करनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिपोर्टिंग चैनल। ये कहने का क्या मतलब है, अब यही होता है कि बॉस के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कोई ना एक ऐसा चैनल क्रिएट किया जाए जहां पे अगर किसी जूनियर को कोई प्रॉब्लम है अपने बॉस से या बॉस को किसी से प्रॉब्लम है, एक चैनल होना चाहिए जहां पे वो कम्युनिकेट कर सके, और या फिर कोई
इशू है, मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं कंप्लेंट कर सकूं, और जहां पे मेरे को और बॉस को ये चीज भी ना पता चले, एक ना अनोनिमिटी रखी जाए, कहने का मेरा ये मतलब है, ये होना चाहिए, ताकि जो हायर अथॉरिटी में वो बोल सके भाई चीफ आर्किटेक्ट को, भाई आप ऐसे ऐसे गलत कर रहे हो, हमें सुनने में आया है। अब किसने बताया? चीफ आर्किटेक्ट को पता नहीं होना चाहिए, वरना वो उससे खुंदक निकाल लेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ। ओपन कम्युनिकेशन फॉर न्यू आइडियाज, ये कहने का क्या मतलब है सर? जब कोई आइडिया दे रहा है ना, उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे प्रॉपर एक्सप्लोइट नहीं, एक्सप्लोर किया जाना चाहिए कि भाई जो बंदा कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए। अगर सही है तो बाकी टीम मेंबर से भी डिस्कस करना चाहिए, एक्सपर्टीज लेनी चाहिए, तब उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप बॉस हो, ये मत सोचो कि भाई टोटली रिजेक्ट कर दिया सिर्फ अपनी ही कंसिडरेशन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करो, एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इससे क्या होगा सर, बाकी जो मेंबर है वो भी शायद हेजिटेट कर रहे हो मे बी, या फिर किसी को न्यू आइडिया आ जाए वहां से कहीं और से, मैं वो चीज कर रही हूँ। ओपन कम्युनिकेशन का एटमोसफेयर होना चाहिए। Everyone's idea is most welcome and should be discussed with other fellow member, accepting that idea on the basis of cost benefit analysis. ये होना चाहिए। ये मेरे कुछ सजेशन है जो मैंने लिखे हैं, जो इंस्टीट्यूट में मेजर होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको केस स्टडी क्लियर होगी। इन केस अगर आपके माइंड में कोई सजेशन, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और इसकी जो ये आंसर मैंने लिखा है, बनाया है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे आरएस एथिक्स चैनल से मिल जाएगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।